Welcome to the class of UGC NET. This is the preparation of subject commerce, and the next topic from unit 4 we have is international monetary system. The most important topic from this unit and 100% chances कि UGC NET में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है IMS International Monetary System. Apart from this, one information I want to give you students that recently we have just started our Telegram group and it's with the same name CrackNet with Nishman. There you will find all the PDFs of these notes plus our YouTube links जो भी हमारी ये sessions चल रहे हैं, so that you should also get updates from there. That's why I'm here telling you all the updates. आप उसको भी join करिए और जो भी recent updates हैं वहाँ पर मैं daily का एक question जो यूजीसी नेट में आने के चांसेस हैं और ऑलरेडी जो आए भी हुए हैं वो डालूंगी एंड प्लीज कीप फॉलोइंग दैट. सो लेट्स स्टार्ट दिस इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम. क्या ये सिस्टम अभी स्टार्ट हुआ है? व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड दिस सिस्टम अगर ये बहुत पुराना सिस्टम है तो, और इस सिस्टम में क्या क्या अपडेट्स हो चुके हैं, व्हाई दिस सिस्टम इज सो नेसेसरी, हाउ दिस सिस्टम गेव द इम्पॉर्टेंस एंड जो सॉलिडेरिटी एक करेंसी को मिलती है वो दी, क्या क्या इसमें हमने देखा है कि अपडेट होते गए. तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के बारे में हम जानते हैं इस सेशन में माय डियर स्टूडेंट्स. इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं फॉर फैसिलिटेटिंग द इंटरनेशनल ट्रेड. स्टैंडर्ड्स कैसे? देखिए क्या था स्टूडेंट्स इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का. सबसे पहले आप ये समझिए, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है, हम जब ट्रेडिंग जस्ट स्टार्ट की थी, बाइंग एंड सेलिंग, एक पार्टी परचेज कर रही है, सपोज ए इज द वन कंट्री जो बी कंट्री से सामान ले रही है. अब जो बी कंट्री है वो चाहती है कि ए हमें हमारी ही करेंसी में पे करे, बट ए के लिए दिक्कत है कि वो उस करेंसी का क्या बेस लेकर चले, कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, उस करेंसी की क्या वैल्यू रहेगी, उसके गुड्स की क्या वैल्यू है. ए सोचता है कि मैं अपनी करेंसी के अकॉर्डिंग पेमेंट करूं और बी चाहता है कि ए मुझे अब हमारी करेंसी के अकॉर्डिंग जो उनकी इंडिजीनियस करेंसी है उसमें पे करे. तो ये बेसिकली क्लैशेस थे फॉर दिस ट्रेडिंग. और ट्रेडिंग को हमें क्या करना था? बढ़ावा देना था. उसके लिए ज़रूरी था कि हमें एक ऐसा सिस्टम अपनाना पड़ेगा जो न्यूट्रल हो, जो यूनिवर्सल हो, जो इंटरनेशनली अप्लाई किया जाए और सब नेशंस उसी के अकॉर्डिंग चले, उसी के अकॉर्डिंग उसे फॉलो करे. सो बेसिकली टू रिमूव दिस वी नीड अ थॉट कि हमें एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की ज़रूरत है, एक ऐसे सिस्टम की जो करेंसीज को सॉलिडेरिटी प्रोवाइड कर सके और दो नेशंस बिना किसी झिझक के, बिना किसी डाउट के अपनी अपनी ट्रेडिंग में डील करें, बाइंग सेलिंग हो और इजीली जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है उसमें पेमेंट हो सके. ये था इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के पीछे का रीज़न. अब क्या हुआ, इस ट्रेडिंग के लिए हमें कुछ रूल्स और स्टैंडर्ड्स भी चाहिए थे जिसमें कोई भी कंट्री क्लैश में ना आए. सो दिस बेसिकली इज अ सिस्टम. अगर आपसे कोई पूछेगा, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं फॉर फैसिलिटेटिंग द इंटरनेशनल ट्रेड. राइट. अगर आपका नेशनल ट्रेड है तो बहुत ईजी है. नेशनल में एक ही करेंसी में, सपोज इंडिया में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको सेल्समैन को या जो जहाँ से भी आप अपनी पार्टी है जो जिससे डील कर रहे हो उसको आपको इन रुपीज़ में ही पे करना पड़ेगा. बट व्हाट इफ आपकी जो पार्टी है वो दूसरे नेशन की हो, एंड दैट इज़ कि बहुत टाइम पुरानी बात, तब कैसे लोग पे करते थे, उन लोगों को कैसे पे किया जाता था, किस मेथड के थ्रू पेमेंट होती थी, वो इस मेथड सिस्टम में हम जानेंगे. सो इंटरनेशनल सिस्टम को ग्रोथ देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इन डिफरेंट नेशंस इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस. देन it helps in reallocating the capital and investment from one nation to another. इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है ये किस चीज़ में हेल्प करता है कि जो एक कंट्री, सपोज यहाँ पर मैंने ए बताया, ए यहाँ पर बायर है, बी सेलर है, तो ए अगर बी से सामान ले रहे हैं तो ए अपनी कैपिटल को बी नेशन में भेजेंगे, बी में क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे. तो दिस इज द वे ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. राइट.
It determines the exchange rate of different dash for international ट्रेड. डिफरेंट करेंसीज है. देखिए हर एक कंट्री की अलग अलग करेंसी है. आप मान के चलिए जैसे इंडिया की करेंसी रुपीस है, चाइना कंट्री की येन है, यूएस का यूएस डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कनाडा का कैनेडियन डॉलर है. There are so different currencies of different nations. So to give that a यूनिक वे कि किस वे में आपको पेमेंट करनी है, एक एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाना चाहिए था. एक एक्सचेंज रेट ऐसा फिक्स हो जाए जिससे कोई भी नेशन डील करे और वो विदाउट एनी हेजिटेशन उस ट्रेडिंग में लग जाए. तो दिस सिस्टम डिटरमाइन दैट एक्सचेंज रेट. ये उस एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है. Plus, some important achievements of this system is that there is establishment of World Bank and IMF. वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में हम डीपली डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं इन यूनिट 1. अब आप कहेंगे कि मैम यूनिट 1 के कहाँ पर हैं सेशंस. माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 1 के जितने भी सेशंस हैं टॉपिक वाइज सारा का सारा सिलेबस आपको मिलेगा इन माय ओल्ड चैनल, दैट इज लर्न विद निशमन. यू कैन गो देयर, टाइप एनी टॉपिक्स नेम देयर और आपको सारे टॉपिक यूनिट 1 का स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एंड टिल लास्ट वी हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस इन दैट ओल्ड चैनल. इस चैनल में हमारा जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम यूनिट 2 एंड नाउ करेंटली वी आर एट यूनिट 4. तो मेन अचीवमेंट्स इस इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की क्या थी? वर्ल्ड बैंक का आना और IMF का आना इन ईयर 1944. ओके, सो 1944 में इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक बना जहां पर आपको हर नेशन के डिपॉजिट्स मिलेंगे और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स जहां पे आपको करेंसीज का फंड मिलेगा. ओके, वहां पर मैंने डिटेल में बताया है. गो देयर, आई विल ऑल्सो अपडेट दीज सेशंस इन माई लिंक, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे. नाउ हाउ दिस इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इवॉल्व्ड, इसमें कैसे इवोल्यूशन हुई हम हिस्ट्री से जानेंगे कि कैसे कैसे अपडेट होते गए. स्टार्टिंग में हम कैसा सिस्टम लेकर चल रहे थे एंड एट प्रेजेंट विच सिस्टम वी आर करेंटली फॉलोइंग. सो अर्लियर इन 1870 टू 1914, ये जो टाइम पीरियड रहा है 1870 और 1914 के बीच में, इन ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रेड वॉज कैरिड विद द हेल्प ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. बहुत ही इजी लेकर चल रहे थे क्योंकि सारे नेशंस के पास गोल्ड रिजर्व्स भी थे, सिल्वर रिजर्व्स भी थे. तो जिस भी कंट्री के साथ आपको डीलिंग करनी है वहां से सामान लीजिए और उनको पेमेंट गोल्ड में कीजिए. वेट डिसाइड हो गया था और गोल्ड और सिल्वर में पेमेंट होती थी विदाउट एनी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट. कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं था. बट दिस यूज ऑफ गोल्ड डिक्लाइंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन के बाद गोल्ड का यूज कम होता गया. क्यों होता गया? देखिए आप देखते हो कोई भी रिजर्व्स हैं वो कुछ फिक्स्ड तो नहीं होते हैं. हर नेशन में जब आप डील कर रहे हो तो वो खत्म तो होते ही जाएंगे ना. अब रिचर जो कंट्रीज है वो रिच होती गई, उनके पास गोल्ड बहुत ज्यादा रिजर्व में हो गया. बट पुअर कंट्रीज के पास जितना था वो देते गए, सामान लाते गए. अब वो पुअर और पुअर होते गए. गोल्ड जो है रिजर्व्स एक तरीके से बहुत सारी कंट्रीज के पास खत्म होते गए. एंड ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन वॉज कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे बहुत सारे नेशंस इसमें इन्वॉल्व थे. तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा था किस पर? मेंटेनेंस ऑफ आर्मी पे, एम्यूनिशन पर और डिफेंस पर. तो एक्सपेंडिचर और साथ साथ इन्फ्लेशन भी उस टाइम पे बहुत बढ़ गया था. फूड रेट्स हाई हो गए थे तो लोग अपना पेट भरने तक की पेमेंट नहीं कर पा रहे थे. तो गोल्ड जो है एक तरीके से यूज होना बंद हो गया और गोल्ड बंद हो गया तो ट्रेडिंग पे इफेक्ट पड़ा. ट्रेडिंग कम हो गई, लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे थे. दैट्स वाई रीजन वॉज देयर कि सब नेशंस ने सोचा कि हमें एक मीटिंग करने की ज़रूरत है और हमें इस सिस्टम को हटाना पड़ेगा. समझ में सबको बात आ गई थी कि गोल्ड में हम डीलिंग फर्दर नहीं कर सकते. सो इन 1944, रिमेंबर दीज ईयर्स, दीज डेट्स, 44 नेशंस मेट एट ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूएस में ब्रेटन वुड्स जगह पर 44 नेशंस ने मिलकर मीटिंग की टू क्रिएट अ न्यू इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम. ये सोच के कि हमें एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को क्रिएट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कभी भी ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी और कंट्रीज डेवलप नहीं कर पाएंगी. दिस वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेटन वुड्स सिस्टम. जगह की वजह से हम इसको ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि वहां पर डिसीजन ब्रेटन वुड्स में मीटिंग की वजह से इसको अपडेट करने के लिए लिया गया.
which became a major turning point in the history. ये जो मीटिंग थी, ये जो सिस्टम था, ये एक टर्निंग पॉइंट हुआ इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. राइट, आपको पूरा एक समझ में आ रहा है, एक स्टोरी की तरह मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ ताकि आपको पूरा सिस्टम का एक हिस्टोरिकल पीरियड याद आ जाए. अब क्या था यहाँ पर डिसाइड क्या हुआ कि 44 नेशंस जब मिले तो दिक्कत ये थी कि गोल्ड तो अब नहीं है, बट अब हम क्या करें. एंड एज आई टोल्ड यू कि रिचर जो कंट्रीज थी उनके पास गोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया था और पुअर कंट्रीज के पास ख़त्म हो गया था. तो वहाँ पर पता लगा कि यूएस इज़ द कंट्री जिसके पास सबसे ज़्यादा एट प्रेजेंट गोल्ड है. इन दैट ईयर यूएस में उस टाइम पे गोल्ड रिजर्व सबसे ज़्यादा था. तो एक तरीके से जिसके पास गोल्ड ज़्यादा है वो पावरफुल नेशन हुआ, दैट हैज हैविंग द मोर पावर इन देयर हैंड्स, क्योंकि वो उस गोल्ड से किसी भी नेशन तक को खरीद सकते थे. रिजर्व्स तो दूर की बात है, रिसोर्सेज तो दूर की बात है. सो इट वॉज डिसाइडेड टू डिटरमाइन द डैश ऑफ देयर करेंसीज. सारे नेशंस ने मिलकर डिसाइड किया कि हमारी जो हमारी कंट्री की करेंसीज हैं उनकी वैल्यू को हम किस में डिफाइन करेंगे, इन टर्म्स ऑफ डॉलर. आपने देखा हो कि अभी भी ज़्यादातर टाइम हमारी जो करेंसीज होती हैं हम उनको यूएस डॉलर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. डॉलर में बताइए कितना रेट हुआ, है ना. तो दैट इज लाइक एट प्रेजेंट समथिंग समवेयर आवर 1 रुपी की वैल्यू, सॉरी, $1 की वैल्यू ₹83 है. तो दैट इज वी आर वैल्यूइंग द करेंसी इन टर्म्स ऑफ डॉलर. आफ्टर दिस ब्रेटन वुड सिस्टम, लेकिन ये कब तक चलता, यूएस कब तक पावर में रहता और नेशंस कब तक यूएस के अपने ऊपर सरताज बना के रखते. सो दिस ब्रेटन वुड सिस्टम एंडेड इन 1971 में. ये ब्रेटन वुड सिस्टम एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो गया एज ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया. लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे थे बिकॉज यूएस इज होल्डिंग द ऑल पावर एंड ग्रोइंग इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही थी. दैट्स वाई दिस अंडरमाइंड द वैल्यू ऑफ डॉलर इन होल वर्ल्ड. डॉलर की जो वैल्यू थी वो गिरती जा रही थी. एंड इन 1973, अब 44 से देखिए आ जाइए 73 में, ये सोचा गया कि अब ब्रेटन वुड सिस्टम भी नहीं चलेगा, हमें फिर से अब यूएस डॉलर को भी रिप्लेस करना पड़ेगा. सो द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम वॉज डेवलप्ड दैट वॉज मार्केट बेस्ड. और अभी हम जो करंट यूज कर रहे हैं वो यही यूज कर रहे हैं फ्लोटिंग, जिसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं. कि आपको जरूरत नहीं है जस्ट टू वैल्यू योर करेंसी इन यूएस डॉलर ओनली. नाउ द कंट्रीज आर फ्रीली वैल्यूइंग देयर करेंसी इन द करेंसीज ऑफ अदर पार्टीज नेशन. सपोज आप अगर ऑस्ट्रेलिया से ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में अपनी करेंसीज को देखिए. आप पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर रहे हो तो पाकिस्तान करेंसी के साथ अपनी करेंसी की वैल्यू रखिए. श्रीलंका के साथ कर रहे हो तो श्रीलंकन करेंसी के साथ रखिए. नॉट ओनली दिस डॉलर, मार्केट बेस्ड है. मार्केट में जिस कंट्री के साथ आप डील कर रहे हो वहाँ की करेंसी में रखिए. एंड फ्लेक्सिबल सिस्टम इम्प्रूव्ड दिस होल ट्रेडिंग सेशन. ट्रेडिंग डेफिसिट को ग्रो किया और ट्रेड एट प्रेजेंट इज मोर फ्लेक्सिबल. Right, so this is all concept of international monetary system, and I hope here you gain lot of information. Again, I am telling you students, you will get the PDF of this session on the Telegram. Follow there with CrackNet with Nishman. Have a good day. Thank you.